हेलो वेलकम। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 की प्रश्नावली 2.1। इससे पिछली वीडियो मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। उम्मीद आपने वो देख लिया होगा, नहीं देखा है तो देख लेना, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो 2.1 के प्रश्न 1 से शुरू करते हैं। सभी प्रश्नों का हल हम इसी वीडियो में देखेंगे इस प्रश्नावली के। तो यहाँ पर देखो, जो पहला प्रश्न है इसमें बोला गया है निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका पहला पार्ट है, पहला हिस्सा जो है, यहाँ पर लिखा गया है 4x⁻2 माइनस में 3x प्लस में 7। मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी आपको व्यंजक दिया जाएगा उसमें आपको जो चर हैं उनके घातांक देखने हैं। किसके घातांक देखने हैं? जो चर हैं, ठीक है, उन सभी चरों के घातांक देखो। ठीक है, और जो ये चरों के घातांक हैं ये सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मैं आपको बता चुका हूँ, 0, 1, 2, 3 इस तरह से अनंत तक चले जाओ। ठीक है, तो मतलब कि जो चरों के घातांक हैं अगर वो इनमें से हैं, इनके अलावा कुछ और नहीं है, तब कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तब वो एक बहुपद होगा। अगर इसके अलावा कुछ आ गया, ठीक है, तो वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर चर का क्या मतलब है, जिसको हम x, y, z वगैरह से यहाँ पे शो करते हैं, दिखाते हैं। और चरों का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जिनका मान बदलता रहता है। जैसे x है तो एक सवाल में अलग मान आएगा x का, दूसरे सवाल में अलग मान आएगा x का, तो x का मान बदलता रहता है। तो x एक चर है, y एक चर है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखो, जो x है इसका घातांक यहाँ पे देखो कितना है, 2 है। ठीक है, यहाँ पर जो x है इसके सर पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, मतलब 1 समझ सकते हो। तो यहाँ पे इसका घातांक 1 है, यहाँ पे x है ही नहीं, समझो 0 लिखा हुआ है। ठीक है, समझाने के लिए लिखा था मैंने। तो यहाँ पे घातांक कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर जो घातांक आ रहे हैं क्या वो इन्हीं में से हैं? बिल्कुल। ठीक है, 0, 1, 2, 0, 1, 2 मतलब जो घातांक हैं वो पूर्ण संख्या है, तो ये एक बहुपद तो होगा। ठीक है, तो बहुपद तो हो गया। बहुपद के अलावा वो क्या होना चाहिए? सिर्फ एक चर वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चर तो नजर आ रहा है आपको, x। भाई x के अलावा क्या आपको कोई दूसरा चर नजर आ रहा है? क्या y नजर आ रहा है, z नजर आ रहा है, p, q, r कुछ नजर आ रहा है? नहीं, सिर्फ एक ही चर नजर आ रहा है, वो है x। और जो उसके घातांक हैं वो एक पूर्ण संख्या है, मतलब ये बहुपद है। तो मतलब ये ऐसा बहुपद है जिसमें सिर्फ एक चर है, तो इसको हम बोलेंगे हाँ ये एक चर में बहुपद है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको मैं पूरा लिखूंगा, बाकी पार्ट में ऐसे ही जल्दी जल्दी लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे लेकिन आपको उत्तर लिखना कैसे है वो मैं पूरा लिखता हूँ। तो हम बोलेंगे हाँ यह एक चर में बहुपद है, यह एक चर में बहुपद है। क्योंकि हमें कारण भी लिखना था, ठीक है ना, इसीलिए मैं कारण भी लिख रहा हूँ पहले पार्ट में। ठीक है, बाकी में मैं ऐसे ही बोल दूंगा, आप समझ जाना। तो मैंने लिखा है कि क्योंकि यहाँ सिर्फ एक चर है, यहाँ सिर्फ, ठीक है, यहाँ सिर्फ एक चर कौन है? वो x। ठीक है, x है जिसके घातांक पूर्ण संख्या है। ठीक है ना भाई, घातांक क्या है? पूर्ण संख्या, आपने देखा था अभी। और अगर पूर्ण संख्या हो घातांक का तो बहुपद होता है, और अगर सिर्फ एक चर हो तो एक चर में बहुपद होता है। तो ये एक चर में बहुपद है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसके दूसरे हिस्से की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे हिस्से में क्या दिया गया, y का वर्ग जमा में वर्गमूल 2। तो हम बोलेंगे हाँ ये एक चर में बहुपद है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक चर, ठीक है, और वो चर कौन है? y। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक चर है, y है, जिसके घातांक पूर्ण संख्या है। ठीक है, जिसके घातांक पूर्ण संख्या है। देखो यहाँ पे y की घात 2, मतलब y घातांक कितना है? यहाँ पे 2 है। ठीक है, इसको आपको देखना ही नहीं है क्योंकि ये चर नहीं है, आपको सिर्फ उसी से मतलब है जो चर है, x, y, z वगैरह से। जो सिंपल गिनती है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, इसी तरह से बाकी अब करते हैं। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं। तीसरा जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, 3 वर्गमूल t जमा में t वर्गमूल 2। तो हम बोलेंगे नहीं है। ठीक है, ये बहुपद ही नहीं है, यह है एक चर की तो बात ही छोड़ो, यह बहुपद ही नहीं है। ठीक है ना, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है देखो।
ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे क्योंकि यहाँ पर जो वर्गमूल के अंदर टी लिखा है, ठीक है, सिर्फ मैं इस टी की बात कर रहा हूँ अभी। अगर कोई चीज़ वर्गमूल में हो तो इसका मतलब होता है इसके सर पे लिखा हुआ है 1/2, यानी यहाँ घातांक 1/2 हो जाएगा। 1/2 तो एक भिन्न हो गया, ये पूर्ण संख्या नहीं होता। ठीक है, आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई अगर कोई चीज़ वर्गमूल में है तो ऐसे तो पिछले सवाल में y² प्लस में वर्गमूल में 2 भी था, तो यहाँ पर तो इसका मतलब भी होगा 2 की घात 1/2। फिर इसको हमने बहुपद क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे हमें चरों की घात से मतलब है। ठीक है, जो वर्गमूल 2 है ये चर नहीं है, ये अचर है। ठीक है, यहाँ पर हमें सिर्फ y की घात से मतलब था। ठीक है, जहाँ पे x, y, z, t ये सब होंगे हमें उससे मतलब है। तो यहाँ पे y की घात तो 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमें मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि भाई सिंपल जो गिनती है उसकी घात क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जैसे कि यहाँ पर ये ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, गलती कहाँ हो रही है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टी वर्गमूल में आ गया, 2 वर्गमूल में कोई दिक्कत नहीं, टी वर्गमूल में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भाई ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसके बाद आप लिखोगे क्योंकि टी की घात 1/2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता, ये आप लिख लेना। ठीक है ना, लिखने में बेकार में यहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों करूँ मैं, आपको समझ में आ गया तो आप लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह से चौथे की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे y जमा में 2/y है। अब देखने में तो धोखा हो सकता है कि भाई यहाँ पे y की घात 1 है, यहाँ पर भी y की घात 1 है, तो 1 तो पूर्ण संख्या है तो होगा, लेकिन असलियत में इसका उत्तर है कि नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो हमें नीचे नहीं ऊपर ले आना होता है, +2। अगर y की घात 1 को ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा y की घात -1। क्या हो जाएगा? y की घात -1। जो नीचे लिखा है पहले उसको ऊपर शिफ्ट करो, और माइनस जैसे ऊपर ले गए तो घात ऋणात्मक हो गई। तो मतलब हम यहाँ पे बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे y का घातांक -1 है, -1 मतलब नेगेटिव नंबर आ गया, ऋणात्मक संख्या आ गई, और ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। तो हम बोलेंगे क्योंकि y की घात यहाँ पर ऋणात्मक आ रही है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? बहुपद नहीं है। ठीक है, ये आप लिख लेना, ऐसे क्रॉस मत लगाना, ये समझाने के लिए था, बस आपको लिखना है कि वो बहुपद है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? x की घात 10, y की घात 3, t की घात 50। तो देखो यहाँ पर तो बहुपद होने में तो कोई दिक्कत नहीं है, 50, 3 और 10 ये पूर्ण संख्याएं होती है, तो हम बोलेंगे बहुपद तो है, लेकिन ये एक चर में नहीं है बल्कि 3 चर में है। यहाँ पे चर कौन कौन नजर आ रहा है? x, y और t, तो हम बोलेंगे 3 चर में बहुपद है। ठीक है ना, एक चर में नहीं है, हम बोलेंगे 3 चर में बहुपद है। ठीक है, बहुपद है, एक चर में नहीं है। ठीक है ना, एक चर वाला हमसे सिर्फ वही पूछा था, एक चर में है तो बताओ, ये एक चर में नहीं है तो इसको भी हम नहीं लेंगे। ठीक है ना, ये बहुपद तो है, ये बहुपद तो है लेकिन 3 चर में है। ठीक है, तो आपको ये पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखो जो अगला प्रश्न है इसमें बोला गया है प्रत्येक x की घात 2 जहां पर आपको दिखे, ठीक है ना, उसका गुणांक लिखिए। किसी के गुणांक का मतलब होता है कि जहां पर वो आ रहा है उसके अलावा जो चीज़ है वही उसका गुणांक हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो मैं इसको उतारूं, यहाँ पे लिखा है 2 प्लस यहाँ पे लिखा है x की घात 2 और यहाँ पे लिखा है x, तो यहाँ पर देखो पहले तो किस पद में x की घात 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको x की घात 2 नजर आ रही है, इसके साथ x² को हटा के जो बच रहा है वही इसका गुणांक हो जाएगा। तो हम बोलेंगे x की घात 2 का गुणांक। ठीक है ना, जिसका गुणांक पूछा है उसके साथ जो है वो लिख दो, उसको हटा के। तो x² को हटाओ, कुछ नहीं दिख रहा मतलब यहाँ 1 है, जब कुछ ना दिखे तो 1 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका गुणांक क्या हो जाएगा? इसका गुणांक हो जाएगा 1। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब याद रखना कि x² के साथ 2 और x, इसको मत समझना, उसी पद में, ठीक है ना, उसी पद में देखना है, बाहर नहीं जाना। अगर प्लस या माइनस आ गया तो आप आगे नहीं जाओगे, वहीं पे देखोगे। ठीक है, तो x² का गुणांक कितना आ गया? 1 आ गया। इसी तरह से अगर मैं दूसरा सवाल यहाँ पे उतारूँ, ठीक है, तो यहाँ पे है 2 माइनस में x की घात 2 जमा में x की घात 3, तो यहाँ पर x² देखो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो x² का गुणांक यहाँ पर, पहली बात तो अगर माइनस होगा तो माइनस लिखोगे, और कुछ नज़र नहीं आ रहा तो मतलब 1 लिखोगे, तो x² का गुणांक -1। कहने का मतलब है, गुणांक का मतलब होता है
कि जिस चीज़ का गुणांक पूछा जाए उसके साथ उस पद में और क्या है, ठीक है, वो लिख दो। उसके अलावा मतलब जिसका गुणांक पूछा जाए वो नहीं लिखना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा गया तो एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, उसके अलावा जो है वो आएगा। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझो कि अगर मान लो आप किसी कमरे में बैठे हो और आपसे आपका गुणांक पूछा जाए, तो कहने का मतलब है कमरे में, आपके कमरे में आपके अलावा जो भी है, आपके अलावा वो आपका गुणांक हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से एक्स स्क्वायर के अलावा जो भी यहाँ पे इस पद में है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से अगर मैं इसके तीसरे हिस्से की बात करूं, तीसरे हिस्से में है पाई बटे में 2 एक्स की घात 2 जमा में एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक पद है जिसमें एक्स की घात 2 है, हमें पहले वो ढूंढना होता है जहाँ पे एक्स की घात 2 है। अब एक्स की घात 2 का गुणांक पूछा गया है, तो एक्स की घात 2 के अलावा, मतलब इसको हटा दो, इसके अलावा क्या दिख रहा है आपको, पाई बटे 2। तो यहाँ पर इसके अलावा क्या बचा, पाई बटे 2, तो पाई बटे 2 इसका गुणांक हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखो अगर मैं इसके चौथे की बात करूं, ठीक है, इसके चौथे की बात करूं तो यहाँ पर क्या है, वर्गमूल 2, ठीक है ना, वर्गमूल 2x माइनस 1। अब यहाँ पे पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं। जब जो चीज़ ना हो उसका गुणांक पूछा जाए तो उसका गुणांक होता है 0। कैसे, देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ भाई 0 एक्स की घात 2, ठीक है ना, 0 गुणा में एक्स की घात 2 मतलब 0 ही हुआ, 0 को जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। हालांकि आपको ऐसा लिखना नहीं है, समझाने के लिए था, ठीक है। सिंपल सा याद रखना है, जिसका गुणांक आपसे पूछा गया अगर वो है ही नहीं तो उसका गुणांक होता है 0, ठीक। तो ये हो गया। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला अब देखो जो तीसरा प्रश्न है इसमें हमसे क्या बोला गया है, तीसरे प्रश्न में हमसे बोला गया है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। बहुपद की घात का मतलब मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जो चर हैं उसकी अधिकतम घातांक को हम क्या बोलते हैं, बहुपद की घात। और द्विपद भी बताया था, द्विपद मतलब इसमें 2 पद हो। तो अगर मैं इसका उत्तर लिखूं तो भाई द्विपद का मतलब 2 पद लिख दो आप, जैसे मैंने x लिखा जहाँ मैं 5 लिख दिया, तो एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, 2 पद हो गए। अब घात 35 लिखनी है तो सबसे बड़ी घात 35 होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप 35 से छोटी कोई घात लिख दो तब भी चलेगा, ठीक है, x की घात 1 लिख दिया, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन 35 से बड़ी घात मत लिखना, क्योंकि हमें घात क्या लिखना है 35, तो 35 से बड़ी घात नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात 2 पद लिखना है यहाँ पर ताकि वो द्विपद बन जाए, तो ये द्विपद है जिसकी अधिकतम घातांक कितना है 35, मतलब घात हो गई 35। इसके अलावा आप इसके बहुत सारे उत्तर लिख सकते हो, जैसे आपने लिखा, ठीक है, 2x की घात 35 जमा में 4x की घात 2, ये भी इसका उत्तर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 पद है तो द्विपद है। यहाँ पे x की घात 2 है, x की घात 35 है, सबसे बड़ी घात 35 है, तो मतलब घात कितनी हो गई 35, ठीक है। फिलहाल इतना आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अब देखो अगला क्या है, 100 घात का एक पद ही लिखना है, मतलब कोई एक पद लिखो उसकी घात कितनी लिख दो 100, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है ऐसे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तीसरा सवाल हो गया। चौथे की बात करते हैं। चौथा है बहुपद की घात लिखिए। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, बहुपद की घात का मतलब है कि जो यहाँ पे चर हैं उनमें अधिकतम घातांक क्या है। जैसे पहला हिस्सा है 5x की 3, 4x की 2 जमा में 7x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बहुपद की घात, ठीक है, बहुपद की घात बराबर, मैंने आपको भी क्या बताया कि जो चर हैं, जैसे यहाँ पे x है तो इसके घातांक देखो, यहाँ पे 3, यहाँ पे x का घातांक 2, यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा मतलब 1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 और 3 में सबसे बड़ा जो होगा, ठीक है, वही बहुपद की घात कहलाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 में सबसे बड़ा कौन है, 3 है, तो मतलब इस बहुपद की घात हो जाएगी 3, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसी तरह से दूसरे हिस्से की बात कर लेते हैं। इसके दूसरा हिस्सा क्या है, देखो 4 माइनस क्या है, y का वर्ग, यानी y की घात 2। तो सबसे बड़ी घात क्या नजर आ रही है, 2, ठीक है। 4 मत लिख देना, ये 4 घात नहीं है, ठीक है ना, घात देखनी है हमें। सबसे बड़ी घात क्या है, 2 ही है, एक ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरह से तीसरे की बात करते हैं। तीसरे में क्या है, 5t माइनस में वर्गमूल 7। तो यहाँ पर तो एक ही चर है t और इसकी घात एक ही है, तो यही अधिकतम हो जाएगी, तो घात कितनी हो गई, 1, ठीक है। सिर्फ चरों पे ध्यान दो, अचरों पे मत जाना, ठीक है। देखो इसका चौथा हिस्सा क्या है, चौथा हिस्सा है 3,
तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, शून्य। ठीक है, कैसे पता लगा, देखो जब शून्य के अलावा कुछ आपको दिया हो गिनती में सिर्फ, ठीक है, मतलब एक्स वाई जेड वगैरह कुछ ना हो, सिर्फ कोई गिनती हो, तो इसको बोलते हैं अचर बहुपद शून्य के अलावा। जो शून्य के अलावा अचर बहुपद होते हैं उनकी घात होती है जीरो। ठीक है, तो ये आप याद रखना। अगर मान लो यहाँ पे जीरो ही लिख दिया होता तो शून्य अगर हो जाता तो उसकी घात जो होती वो अपरिभाषित होती। ठीक है, और शून्य के अलावा कोई अचर बहुपद है तो उसकी घात क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, ये सब बातें आप याद रखना। चलो अब आगे चलते हैं। अगला है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन द्विघाती हैं और कौन त्रिघाती हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है भाई कि रैखिक का क्या मतलब है। रैखिक का मतलब है कि जो घात है वो एक होनी चाहिए। द्विघाती का मतलब है जो घात है वो दो होनी चाहिए। ठीक है, और त्रिघाती का मतलब है कि जो घात है वो तीन होनी चाहिए बस। ठीक है, तो यहाँ पर पहला हिस्सा x की घात दो जमा में x की घात एक, सिर्फ x लिखा मतलब इसकी घात एक हो गई। तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है, दो है। सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ा घातांक कौन है, दो। तो बहुपद की घात दो होगा, अगर बहुपद की घात अगर दो होगा तो क्या बोलेंगे, द्विघाती। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका उत्तर द्विघाती। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से जो इसका दूसरा हिस्सा है उसमें x माइनस एक्स की घात तीन, तो सबसे बड़ी घात क्या यहाँ पर तीन है, तो इसको हम बोलेंगे त्रिघाती। क्या बोलेंगे, त्रिघाती। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, ये देखो, ठीक है, क्या लिखा है y, क्या लिखा है y जमा में y की दो जमा में चार। ठीक है, सबसे बड़ी घात दो है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे द्विघाती। इसी तरह से हमें देखो क्या वन प्लस एक्स। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक जमा में एक्स है, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स नजर आ रहा है, चार, इसकी घात क्या है, एक। तो जब एक होगा तो क्या बोलेंगे, रैखिक बोलेंगे। ठीक है, रैखिक हो गया। यहाँ पर भी देखो तीन टी है तो ये भी रैखिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैखिक। यहाँ पे आर की घात दो है, द्विघाती। यहाँ पे एक्स की घात तीन है, त्रिघाती। तो ऐसे आप करके लिख सकते हो। ठीक है, रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती।